हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल 12 सेट हैं और आज हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवांगी सिंह। और ये जो शिवांगी सिंह हैं यह बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली हैं। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, राफेल फाइटर जेट जो है, राफेल लड़ाकू विमान, इसको किस कंपनी ने बनाया है तो इसका नाम है डिसॉल्ट एविएशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिसॉल्ट एविएशन। ठीक है, एविएशन याद रखेंगे। और यह फ्रांस की कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे नज़दीक है। तो अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो सबसे पहले बुध आता है, यानी कि सबसे नज़दीक जो है बुध हो जाएगा। दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है, चौथे नंबर पर मंगल आता है, पाँचवें नंबर पर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण आता है। तो ये क्रम कम से कम याद रखिएगा पृथ्वी तक। पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर है, सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो बुध ग्रह है इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और यह सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सौरमंडल का यह सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है बुध। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। देखिए, मकर रेखा जो है ये 3 महादेश से होकर के गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। यह उरुग्वे से होकर के नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले आप आग्नेय चट्टान का उदाहरण जान लीजिए। आग्नेय चट्टान का जो एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, उसके बाद पेग्माटाइट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पेग्माटाइट। ठीक है, पेग्माटाइट है। उसके बाद बात करें तो डायोराइट, डायोराइट ये भी जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यहाँ पर आप देखेंगे स्लेट जो दिया गया है, स्लेट यह कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लेट जो है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है उसके प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण। यह नदी दामोदर नदी है। ठीक है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। देखिए, पहले ये जम्मू कश्मीर में था हेमिस, लेकिन अब ये लद्दाख में आ गया। लद्दाख के लेह ज़िला में है हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद चलिएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है यह कौन सी है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में है। उकाई झील जो है ये गुजरात में है। सुखना झील जो है ये चंडीगढ़ में है और सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं वाला जो काल बैसाखी होता है उसको यहाँ पर देखिए काल बैसाखी नाम से कहाँ पर जाना जाता है उसको, तो फ्रेंड्स यह पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा, और फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे 10+2 लेवल यानी कि इंटर लेवल का एग्जाम हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल एग्ज़ाम हो या सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम हो, उसमें जितने भी अब तक पेपर हुए हैं
उनमें सब्जेक्ट वाइज सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है। हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र ही कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बीपीएससी की तरह मैंने इसको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बना दिया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए या टाइप करके सर्च कर लीजिएगा बिहार एसएससी घटना चक्र सक्सेस केंद्र। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है यह पश्चिमी घाट की पहाड़ी है और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य कौन सा बना है? यह राज्य गुजरात बना है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? इसमें से ज्वारीय बंदरगाह जो है ये कांडला है जो कि गुजरात में है। ठीक है, बाकी देखिए एन्नौर कहाँ पर है? तो एन्नौर जो है यह तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिएगा कि राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है? तो यह शहर कौन सा बन गया है? यह शहर न्यूयॉर्क है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? पहला चिड़ियाघर तो आपको पता ही है, पटना में है। ठीक है, दूसरा जो होगा अररिया में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? मैंने कई बार जिक्र भी किया है एक्सप्लेनेशन के दौरान, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जो सल्तनत काल में दीवाने रियासत था, अच्छा दीवाने रियासत की स्थापना किसने किया था? तो सबसे पहले इसको ध्यान रखना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो वहीं पूछा गया है कि सल्तनत काल में दीवाने रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो फ्रेंड्स यह बाजार नियंत्रण विभाग का। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह आदिल शाह का है। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा राइट आंसर। और यह भारत का सबसे ऊंचा गोल जो है यह गुंबज है और दुनिया का यह दूसरा है। उसके बाद देखिए कि वांडीवास की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का आयरकुट ने किया था। ठीक है, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 1916 में इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है कि बंगाल का कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, आपको तो पता है कि लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, लेकिन लेफ्टिनेंट जो था यह एंड्रो फ्रेजर था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो इनका जो पहला साहसिक कदम था वो कौन सा था? तो फ्रेंड्स यह आपका था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, साहसिक कदम। वैसे तो इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, लेकिन सबसे जो साहसिक अगर कहा जाए तो ये रॉलेट सत्याग्रह था, क्योंकि आपको पता है कि रॉलेट एक्ट जो बना था वो आपको पता है कि किस प्रकार का वह कानून था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे बहुत जगह इसका आंसर चंपारण सत्याग्रह भी दिया गया है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक आंसर जो है इसका रॉलेट सत्याग्रह ही है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, यही क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया था 67th बीपीएससी की पीटी में। ठीक है, देखिए अंडमान को किस द्वीप से? शहीद द्वीप, और निकोबार को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम ये जो रखा था सुभाष चंद्र बोस जी ने रखा था। उसके बाद देखिए किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो ये आपको भी पता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, या ग्रेशम का नियम है यह। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किससे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहा जाता है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका स्थापना 1960 में हुई थी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है।
तो ये आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, उनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ग्रॉस नेशनल इनकम कहा जाता है, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिएगा, मिलान करना है। तो देखिए, मार्कोनी रेडियो का, जेल बेर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन और बल्ब का इन्होंने आविष्कार किया था। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का जो सबसे अस्थायी रूप है वो ग्रेफाइट है। चलिए, निम्नलिखित में से, और देखिए हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, यानी कि अपरूप हैं। किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए आपको पता है कि विकृति की मात्रक नहीं होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल में अस्थायी कठोरता, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अस्थायी कठोरता, और एक होता है अस्थायी कठोरता। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल में जो अस्थायी कठोरता होती है ना, ये किसके कारण से होती है? तो यह देखिए, यह मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट दिया गया है, तो क्लोराइड और सल्फेट दोनों के कारण होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। ये तो क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो अस्थायी कठोरता होती है, अभी मैंने बताया था अस्थायी कठोरता, ये जो होती है यह किसके कारण से होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम इसके बाइकार्बोनेट के कारण। अस्थायी पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थायी पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मरीजों के पेट के अंदर, जो पेट है उसमें देखने के लिए जो एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो नियम है उसी पर यह कार्य करता है। एक परमाणु के केंद्र में का धनावेशित हिस्सा क्या है? तो केंद्र में क्या है फ्रेंड्स? नाभिक कहा जाता है। नाभिक जो है यह धनावेशित हिस्सा है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और नाभिक जो होता है उसमें क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नीलम का रासायनिक सूत्र, तो ये Al2O3 होगा। एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबिया, तो देखिए ये क्या होते हैं? उभयचर कहा जाता है हिंदी में, यानी कि जल और स्थल दोनों पर रहने वाला जो जीव है उसी को। मेढक उभयचर है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो इसमें से छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या तो आपको पता है 12 जोड़ी होती है, यानी कि संख्या अगर पूछेगा तो 24 यहाँ पर हो जाएगा, संख्या पूछा है। और इन पसलियों को जो बीच में जोड़ती है, आपने देखा होगा एक हड्डी है बीच जो जोड़े रहती है, इसको एस्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एस्टर्नम कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेश, एस्टर्नम इसको कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो लीवर है, यहाँ पर देखिए लीवर, किडनी, स्किन। हृदय नहीं है, हृदय जो है यह उत्सर्जी अंग नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतरण के कारण उष्मा का स्थानांतरण, जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, वह क्या कहलाता है? तो जिसमें कण विस्थापित नहीं होते हैं। देखिए, उसका निकाय माध्यम के ऊर्जा के प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना, यानी कि कण विस्थापित नहीं हो रहे, तो ये संभव सीधे से है चालन में, तो कंडक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? तो देखिए, एक कान में जो है 3 हड्डी पाई जाती है और दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी कि टोटल कान में 6 हड्डी होती हैं, याद रखिएगा। तो ये 3 हड्डी कौन सी है? तो ये मैलियस, इनकस और स्टेपी हैं। स्टेपी जो है ये सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, तो उपरिक्त सभी हो जाएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो गर्भनाल में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, तो सबसे सौर विकिरण की अगर हम बात करें तो ये जल चक्र में है। जल चक्र में क्या है? ये जल निकाय है, यहाँ से जल फिर वाष्पित होता है और फिर ये रिटर्न धरती पर आ जाता है। तो कार्बन नहीं होगा, जल चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको कि नीरी कहा जाता है, फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग
रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कहाँ पर है यह? तो नागपुर में है। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसके प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये नागपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में पूछा गया है कि इसके पहले सत्याग्रही कौन थे। तो देखिए बिहार में यह सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को यह स्टार्ट हुआ था। और इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे बिहार में, और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। वहीं अगर राष्ट्र स्तर पर पूछा जाता तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा बीपीएससी में पूछा गया था कि कौन थे, तो तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यह किस में है? तो भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको रखा गया है। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी वर्तमान में 11 हैं। क्लियर? देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आयकर का भुगतान करना, ये नहीं है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि जो पंचायत है उसमें आरक्षण का प्रावधान जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो देखिए पंचायती राज का मैंने स्पेशल वीडियो कवर कराया हुआ है। बीपीएससी के लिए मैंने कराया था और साथ ही साथ बिहार एसएससी के लिए, एक ही वीडियो में दोनों को कराया था। देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या चैनल पर चले जाइए, सारा वीडियोज मिल जाएगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 243D। अच्छा, 243C ये भी संबंधित है पंचायत से, पंचायतों की अवधि है इसमें। 243E में जो है पंचायतों का ये संरचना है। 243C में, 243E में पंचायतों की अवधि है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप 243F में जो है जो पंचायत की सदस्यता है उसके लिए निर्हरताएँ दिया गया है। चलो उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद के तहत तो वर्ष 1975 में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये आपको पता है आपातकाल 352 में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल तो 352 हो जाएगा। 356 में जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और 360 में जो है ये वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है? आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इसमें से देखिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये जो है आपका संवैधानिक निकाय है। उसके बाद देखिएगा कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो फ्रेंड्स यह अपने प्यारा भारत को, भारत हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो सुमन बेरी हैं। ठीक है, और अगर सीईओ पूछा जाएगा अभी कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक जो हैं उन्हीं को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 15। ठीक है, ये समानता का अधिकार है, आपको पता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, वंश इस आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण क्या है? तो उनके पास जो अपर्याप्त धन है, यही इसका जो है मेन कारण है। चलिए उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 368 है, और अगर भाग पूछेगा तो भाग 20 है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बेटन कप जो है किस खेल से संबंधित है? बेटन कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी, जो कि रसिया की थी। उसके बाद देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1967 में 1967 में हुई थी। इसमें टोटल 10 देश सदस्य हैं, और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाक्रम जो दिया गया है इसको कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में बताना है कौन सी घटना हुई थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखेंगे बारदोली 1928 में हुआ था। चटगांव 1930 में हुआ था। सूर्य सेन जुड़े थे, पूछा जाता है कि सूर्य सेन किससे जुड़े थे? तो ये चटगांव शस्त्रागार लूट से। उसके बाद काकोरी जो था ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी।
तो ये क्रम देखिए 1930 सबसे बाद में हुआ था, चटगांव शस्त्रागार लूट। ठीक है, चलिए फिलीपींस की मुद्रा क्या है, तो पेसो है। और राजधानी कहाँ है फिलीपींस की, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिलीपींस की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पेरिस में क्या है, आपने देखा एफिल टावर है, और यह सीन नदी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नालको, ध्यान रखेंगे यहाँ मैं लिखता हूँ नालको। अब ये आप फुल फॉर्म भी जान लीजिए नालको का। नालको का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। क्लियर, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। हेडक्वार्टर इसका भुवनेश्वर में है, और यह फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया था, फ्रांस की सहायता से। चलिए लावनी नृत्य जो है यह किस राज्य में प्रचलित है, लावनी जो है यह महाराष्ट्र में है। अक्टूबर 2021 में 38वां, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, 38वां और 39वां दोनों दिया गया, साल में 2 बार होता है यह। आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया था, तो 2021 वाला जो है ब्रुनोई ने किया था। 2022 वाला जो होगा ये कौन सा देश, तो ये आपको याद रखना है 2022 वाला भी कंबोडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, जन गण मन राष्ट्रगान है, ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। तो ये 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को यानी कि राष्ट्रगान को अपनाया गया था। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, या मुख्य रूप लगाया गया है, तो ये असम में ही बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो यहाँ जौ गेहूँ सरसों रबी है, मूंगफली रबी फसल नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1922 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली राष्ट्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी, सॉरी शास्त्रीय है, राष्ट्रीय नहीं, शास्त्रीय नृत्यांगना, तो ये सोनल मानसिंह थी, सोनल मानसिंह। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक पूछा गया है, इसमें भारत का स्थान, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, संयुक्त रूप से तीनों 1 नंबर पर हैं। कौन कौन, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। क्लियर, भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो 85वां है। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, अपना स्कोर बता दीजिए, और इसे शेयर एक ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा।